हेलो, गुड इवनिंग। एक छोटा सा टॉपिक जो मैं आज शुरू कर देता हूँ और फिर ये क्लास जो है रेगुलर चलेगी, इस टॉपिक को कवर करेगी। साइंस यानी कि पीटी प्लस मेंस। पीटी मेंस में अगर हम बात करें तो आता है पेपर जो 3, और इस 3 में फिजिक्स। यहाँ से इसकी शुरुआत कर देते हैं। तो फिजिक्स में अगर आप सिलेबस देखते हो तो पहला हेडिंग आता है कि जो मात्रक हैं, यूनिट हैं, वो दिए गए हैं, उनसे संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, 3 नंबर में आ सकता है, या फिर वो ऑब्जेक्टिव में अगर प्री की बात करें तो वहाँ पर आ सकता है कि जो यूनिट हैं, मात्रक हैं, जिन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं, वो देखो। तो भौतिक राशियाँ यानी फिजिक्स में अलग अलग प्रकार की चीज़ें रहती हैं, उनको वेग करने के लिए, उनको मापने के लिए विभिन्न प्रकार की यूनिट का प्रयोग किया जाता रहता है। ठीक है, तो इसमें कुछ होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यानी मूलभूत, और कुछ रहती हैं जिन्हें हम ड्राइव्ड बोलते हैं यानी कि व्युत्पन्न, जो फंडामेंटल से बनाई जाएंगी, उनकी हम बात करते हैं, है ना। तो जो फिजिकल यूनिट्स हैं, यानी यूनिट्स को हम डिवाइड करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जिसे बोला जाता है अदिश। अदिश को इंग्लिश में कहा जाता है स्केलर। और दूसरा होता है जिसे बोलते हैं सदिश। सदिश को इंग्लिश में कहा जाता है वेक्टर। दोनों में क्या अंतर है? तो अदिश का मतलब ये हो जाता है, स्केलर का मतलब ये हो जाता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, क्वांटिटी होगी। यानी क्वांटिटी का मतलब है मात्रा होगी, परिमाण होगा इसमें, लेकिन उसके साथ उसकी डायरेक्शन जो है वो नहीं होगी। और सदिश में क्या होगा कि यहाँ पर क्वांटिटी तो रहेगी ही, प्लस उसके साथ उसकी दिशा यानी डायरेक्शन भी रहेगी। अभी समझते हैं कि दिशा और डायरेक्शन की हम बात क्या करते हैं। जैसे मान लो अगर हम बोलते हैं कि किसी व्यक्ति की जो हाइट है 6 फीट है, या हम बोल देते हैं कि कुछ पेड़ जो हैं उनकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो यहाँ पर 6 फीट की हाइट या 30 मीटर की ऊंचाई, ये क्या है, इसमें सिर्फ हम क्वांटिटी बता रहे हैं उसकी, इसमें किसी दिशा की जरूरत नहीं है ना। 6 फीट, 6 फीट को चाहे जैसे माप लो, मेरी ओर से आपकी ओर माप लो, चाहे आपकी ओर से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कभी भी माप लो, तो इसमें बिना डायरेक्शन के काम करता है। तो ऐसी यूनिट जो है वो अदिश कहलाती है। इसमें सिर्फ क्वांटिटी बताना पड़ेगी, 6 है, 30 है, 25 है, 50 है, क्या। ठीक है, अब दूसरी तरफ ऐसा बोला जाता है कि किसी वस्तु के ऊपर मान लेते हैं कि उस पर कोई फोर्स काम कर रहा है, बल काम कर रहा है, और उस पर लिख दिया कि 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो उसके ऊपर काम कर रहा है। एक कोई बाल्टी ले लेते हैं पानी से भरी हुई, उस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो अब ये 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसमें हमें ये बताना पड़ेगा कि ये फोर्स, बल उस बाल्टी को नीचे खींच रहा है या ऊपर की ओर खींच रहा है, लेफ्ट में खींच रहा है या राइट में खींच रहा है। यानी एक बाल्टी बना लो कुछ भी यहाँ पर अपने समझने के लिए, है ना। अब इस पर 5 न्यूटन, चूंकि बल की फोर्स के मापने की इकाई है एक तरीके से, तो ये किधर लग रहा है, ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है या नीचे से ऊपर की ओर लग रहा है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है या इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। यहाँ हमें डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है बताना। तो इसमें एक तो 5 जो हो गया वो क्या हो गया, वो तो इसकी क्वांटिटी हो गई, और प्लस इसमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। तो इसलिए ऐसी यूनिट क्या कहलाती हैं, इनको हम वेक्टर यूनिट के नाम से, सदिश राशियों के नाम से जानते हैं, कि क्वांटिटी भी बतानी पड़े और दूसरी तरफ उसमें डायरेक्शन बतानी पड़े। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है। तो जो यूनिट होती है, यूनिट दो प्रकार से, एक अदिश यानी स्केलर, स्केलर जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है वो वेक्टर या सदिश कहलाती है। ये हो जाते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक, अब मैं यहाँ पर कुछ आपको यूनिट लिखकर देता हूँ और आप बताएंगे कि ये वेक्टर है या स्केलर। जैसे द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान किस प्रकार की राशि है ना, द्रव्यमान। दूसरी तरफ यहाँ द्रव्यमान के साथ लंबाई भी जोड़ देते हैं, लेंथ। तो द्रव्यमान जैसे ये, इसमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये अदिश है। लंबाई, ये भी अदिश है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी यानी वेग,
या हम मोमेंटम की बात करें, संवेग की बात करें, या हम बल की बात करें, फोर्स की बात करें, इन सब के साथ डायरेक्शन जरूरी हो जाती है। तो ये, तो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि जो मूलभूत मात्रक होते हैं भौतिक राशियों को मापने के लिए, उन मात्रकों को कैसे डेवलप किया गया था, इसके लिए कोई नियम बनाए गए होंगे। हाँ, तो इसके लिए जो नियम बनाए गए थे, अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के सिस्टम प्रचलन में लाए जाते थे। जैसे कहीं पर MKS सिस्टम उपयोग में लाते थे, कहीं पर क्या होता था FPS सिस्टम उपयोग में लाते थे, यानी वहाँ लंबाई को मीटर में माप लिया, यहाँ मास जो है उसे किलोग्राम में मेजर कर लिया, समय को सेकंड में माप लिया। और यहाँ पर क्या होता था कि ये जो FPS हो गया है ना, फीट पाउंड और सेकंड वाला, तो अलग अलग सिस्टम चलते थे। आगे चल कर के क्या हुआ, ये याद रख लेना, आपको 3 नंबर में लिखने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। ईयर 1960 में, 1960 में, 1960 में एक इंटरनेशनल लेवल पर आयोजन किया जाता है, और इस इंटरनेशनल लेवल पर आयोजित करते हुए ये कहा गया कि विश्व के सभी देशों के लिए हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर, एक स्टैंडर्ड प्रणाली बनाते हैं, और उस स्टैंडर्ड प्रणाली को ही क्या नाम दिया, SI सिस्टम बोलते हैं। इसे सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं, उसका ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है भौतिक राशियों को मापने की, शॉर्ट में इसको हम SI के नाम से जानते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले लेते हैं लंबाई। आपसे बस 3 ये यूनिट जो है वो मुख्य परीक्षा में पूछी जाएंगी, लेंथ, उसके बाद मास, द्रव्यमान, और तीसरा है समय। तो लेंथ की बात करते हैं। SI में लेंथ का जो मात्रक है वो रखा गया है मीटर, है ना, मीटर को रखा गया है। अब ये मीटर से मतलब क्या हो जाता है, जैसे 1 मीटर, तो 1 मीटर मतलब क्या, आपके पास जो इंची टेप रहता है ना, उससे आप माप सकते हो। लेकिन हमें ये भी पता है कि कोई भी, चाहे इंची टेप प्लास्टिक का बना होगा या किसी मेटल का बना होगा, मेटल का होगा, तो टेम्परेचर का उस पर प्रभाव पड़ता है। ऊष्मा की वजह से चीज़ें फैलती हैं, प्रसार होता है, और जैसे जैसे ऊष्मा कम होती है, टेम्परेचर कम होता है, उसमें क्या होता है, संकुचन हो जाता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि शुरुआत में 0 डिग्री सेल्सियस एक पैरामीटर बनाया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम और इरिडियम, इन दो मेटल को मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर के जो बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलॉय बोलेंगे, यानी मिश्र धातु। तो प्लेटिनियम और इरिडियम, इससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की छड़ बनाई थी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर, वो कहाँ, फ्रांस में, पेरिस के पास जो है, उस कार्यालय है इंटरनेशनल ऑफिस ऑफ वेग एंड मेसर्स, वहां पर ये छड़ जो है वो रखी गई है। जगह का नाम है सेवरेस। सेवरेस के पास पेरिस में ये जो रॉड है, जिसकी लंबाई जितनी है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। ठीक, शुरुआत में। ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 1960 में। आगे चल करके क्या हुआ, इस मीटर को फिर से दोबारा से परिभाषित करते हैं, और किस ईयर में करते हैं, 1983 में, 1983 में। 1983 में फिर से एक सम्मेलन हुआ भार और माप संबंधी, जिसे जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेसर्स कहते हैं। उसमें मीटर को, यानी 1 मीटर कितना माना जाएगा, इस मीटर को रीडिफाइन किया, पुनः परिभाषित किया। यानी प्लेटिनम और इरिडियम का जो था उसको अब चेंज कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि स्वाभाविक है, नेचुरल है, साइंस है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, हर मैटर पर पड़ता है, तो प्लेटिनियम और इरिडियम इन पर भी पड़ेगा। तो इसलिए इसको दोबारा से परिभाषित किया गया। और अब लंबाई को कैसे, यदि पूछा जाए 3 नंबर में लंबाई क्या होती है बताओ, तो लंबाई यानी कि प्रकाश के द्वारा, बाई लाइट, लाइट के द्वारा, है ना, तय की गई दूरी। अब कितनी दूरी और कितने समय में तय करेगा, तो उसमें यह कहा गया कि प्रकाश जो है, प्रकाश यदि 1/29979245 सेकंड में जितनी दूरी तय करेगा उसको 1 मीटर मानेंगे। याद कर लो,
यानी पहले क्या था कि प्लेटिनम और इरिडियम 0 डिग्री सेल्सियस पर पेरिस के सेवरेस में बनी हुई एक रॉड की जितनी लंबाई है उसे हम 1 मीटर कहते थे। 1983 में रीडिफाइन किया, रीडिफाइन करके बोला जाता है नो दिस इज नॉट एक्सेप्टेड। अब हम प्रकाश के द्वारा 1 बटे इतने सेकंड में, ये बहुत ही सेकंड का बहुत छोटा सा, उसमें प्रकाश कितनी दूरी तय करता है उसे हम 1 मीटर मान लेंगे। ठीक, क्योंकि प्रकाश पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो मीटर लंबाई को मापने की इकाई हो जाती है। अब यहीं लेंथ को मेजर करने के लिए छोटी छोटी यूनिट भी बनाई गई, बड़ी बड़ी यूनिट भी बनाई गई, वो सब 10 के मल्टीपल के रूप में रखी गई, यानी 10 के गुणांक के रूप में जिन्हें हम देखते हैं। जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर क्या हो जाता है, यानी कि 1000 मीटर। 1000 मीटर का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ मीटर, यही तो होगा ना। अब मीटर से छोटी इकाई सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर कितना हो जाता है, 1/100 मीटर। इसको आप कैसा लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻² मीटर। नीचे जो है ये है क्या, नीचे वाले को आप ऐसे लिख सकते हैं 1/10 × 10, ऐसे ही तो लिखते हैं। और इसको डिटेल में चलें तो 1/ इसे 10² बोल सकते हैं ना। ये 1/ यानी 1 के नीचे है, और जब इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इस पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन लग जाएगा, तो 10 हो गया। और ये कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये क्या वैल्यू है, ये मीटर में आ जाता है। सेंटीमीटर से छोटी भी इकाई होती है, जैसे हम बोलते हैं मिलीमीटर, है ना, mm बोलते हैं ना। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/1000 मीटर, या 10⁻³ मीटर। mm आप देखते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब आपको पता है। और भी कुछ छोटी लंबाई को मापने की जो इकाइयां हैं उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी बहुत ही छोटी। तो बहुत ही छोटी इकाइयों को मापने के लिए जो प्रयोग में लाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन के नाम से जानते हैं, माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं ना, माइक्रोमीटर। इसे म्यू एम से लिख देते हैं, ये माइक्रोमीटर हो गई। या एंगस्ट्रॉम में लिख देते हैं ना, एंगस्ट्रॉम ए बना होगा, ऊपर ये 0 डिग्री जैसा बना होगा। या फिर FM लिखा होगा। FM एक तो रेडियो जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल बोलते हैं, और ये FM का यहाँ मतलब होता है, जब हम लेंथ की बात करते हैं, फेम्टोमीटर। तो इसके भी जो मात्रक हैं वो याद कर लेना, जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू कितने माइक्रोमीटर, तो वो हो जाता है 106 माइक्रो म्यू एम, है ना। 1 मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, 109 nm, नैनोमीटर nm। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, तो 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। इसमें कितने फेम्टोमीटर होते हैं, तो 10⁻15 FM। ये याद कर लेना, ये छोटी इकाई हो गई लंबाई को मापने की। देखो ये सब क्यों बता रहा हूं, जीएस में चूंकि अब जो पेपर का लेवल है इसी तरीके, जिसमें आपसे इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं एक बार यहाँ दोहरा देता हूँ, शुरुआत क्या की थी, शुरुआत हमने की थी भौतिक राशियों की। भौतिक राशियों को 2 भागों में बांटा, एक जिन्हें हम अदिश राशि कहते हैं, स्केलर यूनिट, और दूसरी वे जिन्हें सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर। अदिश जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी होती है, मात्रा होगी या परिमाण होगा, डायरेक्शन नहीं होती है। और सदिश में क्वांटिटी के साथ साथ डायरेक्शन यानी दिशा बताना भी जरूरी है। जैसे उदाहरण दिया था कि अगर हम किसी की हाइट बताते हैं कि उसकी हाइट 6.5 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10 फीट है, या किसी पेड़ की ऊंचाई बताते हैं कि 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर है, तो यहाँ हमें किसी भी प्रकार की डायरेक्शन को बताने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यदि हम आयतन बताते हैं, आयतन क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसमें भी कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। गति बताते हैं, कोई हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती है। तो ये क्या है, ये स्केलर यूनिट है। और दूसरी तरफ जहां हमें डायरेक्शन बताना पड़े, जैसे फोर्स, बल लग रहा है 5 न्यूटन का, तो बल किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, नीचे, साइड वाइज कैसे लग रहा है, ये बताना ही पड़ेगा।
और जब आप ये बताएंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये सदिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गए, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं वेक्टर के। नेक्स्ट, फिर क्या था कि अलग अलग प्रकार की फिजिकल जो यूनिट हैं वो प्रयोग में लाई जाती हैं। जैसे आज भी हम भारत में देखें, वजन को मापने के लिए कहीं पर प्रयोग में लाते हैं किलोग्राम, और कहीं पर प्रयोग में लाते हैं क्या, मन। कितना अनाज हुआ, 2.5 मन, है ना। तो अलग अलग यूनिट चलती हैं। तो इन सब से बचने के लिए 1960 में एक सम्मेलन बुलाया गया, 1960 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया सिस्टम इंटरनेशनल के माप तौल के लिए हम एक जैसी यूनिट का प्रचलन करेंगे। और उसमें निर्धारण हुआ, तो उस निर्धारण के फलस्वरूप कुछ मूलभूत इकाइयाँ और 7 हैं जो, और फिर उनसे ड्राइव्ड इकाइयाँ बनी। तो सबसे पहले शुरुआत की है लंबाई, लेंथ को मापने के लिए मीटर का प्रयोग करते हैं। और ये मीटर तो 1960 में पेरिस में सेवेरस में एक म्यूजियम में 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम और इरिडियम से बनी हुई एक मिश्र धातु की छड़ी रखी हुई है, उसकी जितनी लंबाई है उसे हम 1 मीटर कहते हैं। आगे चलकर इसे रिडिफाइन किया जाता है। ये 1983 में ये कहा गया कि प्रकाश के द्वारा इतने सेकंड में जितनी दूरी तय की जाती है उसे हम 1 मीटर कहते हैं। मीटर, इसे 10 के मल्टीपल के रूप में मापते हैं। बड़ी इकाई जैसे किलोमीटर हो गई, और छोटी इकाइयों के रूप में सेंटीमीटर, मिलीमीटर, उसके बाद माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, ये फेम्टोमीटर, ये चलते हैं। कुछ ऐसी दूरियां होती हैं जिन्हें आप किलोमीटर में मापना संभव नहीं है, यानी बड़ी इकाई चाहिए। जैसे ग्रहों के बीच की दूरी जो रहती है, तो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए एक और यूनिट प्रयोग में लाई जाती है जिसे कहा जाता है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ये भी रट लीजिए, पूछी जाएगी, प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष यानी ये लेंथ को, लंबाई को मापने की यूनिट है, इकाई है। यानी प्रकाश के द्वारा एक साल में जितनी दूरी तय की जाती है, ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ ईयर। और प्रकाश कितनी दूरी तय कर लेता है, अगर हम इसको मीटर में निकालें तो वो आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब ये 15 पावर का मतलब क्या हुआ, तो पावर का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पर आप 15 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर यहाँ लगेगा दशमलव, क्योंकि यहाँ दशमलव 2 अंक बाद था। तो अब इतने मीटर, तो इसलिए इसको ऐसे बता दिया जाता है कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। लाइट ईयर यानी प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष से भी मेजर करते हैं, और इसके लिए और भी कुछ यूनिट रखी गई हैं, है ना। तो वो यूनिट क्या है, उसे AU, यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे हिंदी में बोलेंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, तो 1 खगोलीय इकाई क्या है, खगोलीय इकाई का मतलब क्या हो जाता है, तो खगोलीय इकाई का मतलब याद कर लो, रट लो, पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के केंद्र से सूर्य के केंद्र तक की दूरी। कुछ जगह आपको बोलेंगे, समझाएंगे कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, नहीं, इसको क्या बोलेंगे कि पृथ्वी के सेंटर से, केंद्र से, और सूर्य के केंद्र तक की दूरी, उसे कहते हैं खगोलीय इकाई, 1 AU। अब 1 AU को मीटर में बदल सकते हो, मीटर में ये कितनी होगी, बिल्कुल बदला जा सकता है। 1 AU इज इक्वल टू 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक, लाइट ईयर बता दिया, AU बता दिया। एक और यूनिट है लंबी दूरी को मापने के लिए जिसे हम पारसेक के नाम से जानते हैं, पैरालैक्टिक सेकंड जिसे कहते हैं पारसेक। 1 पारसेक यानी 3.0
84 इंटू 10⁻60 मीटर, ये 1 पार्सेक। लंबाई से संबंधित कंप्लीट, इतना कर लिया। लंबाई से आपसे और कुछ भी नहीं पूछना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। लंबाई के बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान, मास। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं हम? सिस्टम इंटरनेशनल चल रहा है, जो मात्रक माना गया है ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या रखा गया है? किलोग्राम को, केजी, किलोग्राम को माना गया है। और 1 किलोग्राम है क्या? जैसे लंबाई के लिए प्लेटिनम और इरिडियम की एक मिश्र धातु से बनी हुई रॉड रखी गई थी, जितनी लंबाई है, वैसे ही यहाँ पर प्लेटिनम और इरिडियम दोनों मिश्र धातुओं को लेकर के क्या बनाया गया है? एक ठोस सिलेंडर बनाया गया है। सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं? वेलन बनाया गया। और इस वेलन का जितना द्रव्यमान है उसी को कहा जाता है 1 kg, 1 किलोग्राम। और ये कहाँ पर रखा हुआ है? ये भी सेवरेस में रखा गया है, पेरिस के पास, वहां पर ये रखा हुआ है। लंबाई भी 10 के मल्टीपल में थी, वैसे ही द्रव्यमान भी इसी के मल्टीपल में रखा जाता है, ठीक है। जैसे 1 टन, ये बड़ी इकाई है, तो 1 टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 10⁻³ यानी कि 1000 किलोग्राम, है ना। ऐसे ही 1 ग्राम, 1 ग्राम यानी 1 ग्राम क्या हो जाएगा? तो यहाँ 10⁻³ किलोग्राम लग जाएगा। क्यों? 1/1000 करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे तो यही आएगा ना। और छोटी इकाई देखें तो mg बोलते हैं, 1 मिलीग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाता है? 10⁻⁻6 kg। तो बड़ी इकाई भी समझ में आ गई, छोटी इकाई भी समझ में आ गई, मॉडरेट यूनिट भी हमें समझ में आ गई। मास जो है सिस्टम इंटरनेशनल में प्लेटिनम और इरिडियम से बने हुए एक ठोस बेलन का जितना भार है, भार और द्रव्यमान में थोड़ा अंतर है, आगे के क्लासेस में मैं क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट तीसरा है मात्रक समय का, टाइम। 3 बेसिक यूनिट बस आज खत्म करनी है, देन आगे फिर चलेंगे टाइम। तो समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक सेकंड रखा गया है, ठीक है। तो 1 सेकंड होता क्या है, इसको कैसे मापते हैं? तो मीन सोलर डे, मीन सोलर डे क्या होता है? एक तो क्या रहता है, आप लोग लाइव क्लास में भी कुछ जवाब नहीं देते हो, पता नहीं क्यों नहीं देते हो। पेड क्लास में ही सिर्फ रिप्लाई करते हो क्या? फ्री की क्लास मिलती है और अच्छी क्लास मिलती है, उसमें कोई कन्वर्सेशन नहीं करते हो? करना चाहिए। तो मीन सोलर डे का 1/86400 का पार्ट जो है, यानी 86,400, इसके बराबर जो है उसे हम 1 सेकंड कहते हैं। तो मीन सोलर डे होता क्या है? तो मीन सोलर डे यानी कि जब सूर्य पृथ्वी के सबसे एकदम ऊपर हो, यानी प्राइम मेरिडियन पर लंबवत होता है, उसे हम कहते हैं, है ना। तो वहां से इसको मापा जाता है। आगे चलकर क्या हुआ, ये सब पैरामीटर चेंज किए गए 1967 में, 1967 में। और 1967 में जो आप सुनते होंगे ना, एक परमाणु घड़ी और इस तरीके से, तो यहाँ पर टाइम को फिर से परिभाषित किया, रीअरेंज किया गया। यहाँ कहा गया है कि परमाणु घड़ी, याद कर लेना, सीजियम, सीजियम एक पदार्थ है, एलिमेंट है, तत्व। सीजियम के अणु लोलक, लोलक मतलब पेंडुलम, हिंदी थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, लोलक घड़ी में के रूप में काम करते हैं। तो होता क्या है कि एक घड़ी बनाई गई, घड़ी बनाई गई, उसमें सीजियम परमाणु को लिया गया, तो पेंडुलम की तरह हिलती है। अब वो भी थोड़ा सा चेंज होता रहता है ना, 12 महीने के हिसाब से, कभी टेम्परेचर कम ज़्यादा उस हिसाब से, तो वहाँ पर इसको रखा गया, ठीक है। तो ये शुरुआती 3 यूनिट रही। भौतिक सदिश क्या है, अदिश क्या है, द्रव्यमान, समय, इन सब को लेकर इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्य,
और ऊर्जा को, वर्क और एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी, अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग चले। तो अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट।